बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 2 तारीख है और हफ्ते की सुबह है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपको ये देनी है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया के पूरे निज़ाम में एक भूचाल आया है। एक हाई कोर्ट के जज साहब ने कल जमानत दी थी और अहकामात दिए थे कि परवेज़ इलाही साहब को ना पकड़ा जाए, लेकिन ना उस अदालत की इज्जत का ख्याल किया गया, ना ही उनके ऑर्डर्स का ख्याल किया गया, ना ही उस जज की इज्जत का ख्याल किया गया। उन्होंने बाकायदा अदालत का अमला भी साथ भेजा था कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार नहीं करना। जानबूझकर नज़र ये आया कि इस चीज़ को हिकमत अमली से भी, अगर परवेज़ इलाही साहब को पकड़ना ही था, अंदर ही रखना है, जुल्म ही करना है, फिर भी अकल इस्तेमाल की जा सकती थी, तदब्बर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन कल अदलिया को वाज़े पैगाम दिया गया कि सिर्फ जज दिलावर चाहिए या जज अबुल हसनात चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और किसी किस्म का जज नहीं चाहिए। जस्टिस साहब ने फैसला दिया, साथ अदालत का अमला भेजा, लेकिन अदालत के अमले को धक्के मारे गए, थप्पड़ मारे गए और उसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब को धक्के देते हुए, खींच कर, तशद्दुद करते हुए गिरफ्तार करके ले जाया गया। और इस सब के बाद एक बड़ा भूचाल आया है पाकिस्तान की अदलिया के अंदर। जजेस ने इस सूरत हाल से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को आगाह किया है। मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि एक बड़ी तादाद में जजेस ने अपनी रिजेंटमेंट का इजहार किया है कि इन हालात के अंदर मजीद इस तरह से फैसले देने और उससे अपनी तौहीन करवाने से जजेस अब कंफर्टेबल नहीं हैं। अब देखते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते ये जो कुछ कल हुआ है इसके ऊपर क्या करते हैं, जजेस की तकरीम को किसी तरीके से वो करते हैं या नहीं, इसके ऊपर आपके सामने पूरी बात करेंगे। ये स्टोरी क्या है। दूसरी स्टोरी आपके सामने रखनी है कि एक एस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज समझे जाने वाले सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज़ से हैं। उन्होंने कल जियो टीवी की अपीयरेंस के अंदर, जहां वो जियो टीवी पर अपीयर हुए, ये बताया कि सदर आरिफ अलवी जो एक बड़ा ऐलान करने जा रहे थे, और हमने आपको 2 दिन पहले मैंने बताया था कि वो इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं, उन्होंने जियो टीवी पर यह बताया कि वो इलेक्शन की तारीख देने चाह रहे थे। फिर 2 अहम शख्सियात की उनसे मुलाकात हुई और उन पर प्रेशर डाला कि आप ये काम ना करें। जियो टीवी पर उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन अपने ट्विटर के ऊपर उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI का नाम लिखकर कहा कि उनकी उनसे मुलाकात हुई है। बहुत डेवलपिंग स्टोरी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। तीसरी स्टोरी आपके सामने हम रखेंगे ओन अब्बास बप्पी साहब, कल हमने आपको बताया था उनका पार्टी छोड़ने का, अंदर के हालात क्या थे वो आपके सामने रखेंगे। और कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपसे आज शेयर करनी है, उनके ऊपर भी बात करूंगा। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि कल जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ, जिस तरीके से हुआ, ना वो पंजाब की सकाफत है, ना वो पंजाब का वैल्यू सिस्टम है, ना ही पंजाब की पूरी पब्लिक और जो लोग हैं वो इस तरह के सिस्टम के अंदर कभी रहने के आदी हैं, ना रह सकते हैं। और कल जो कुछ उनके साथ हुआ वो मैं इस वीलॉग में तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मेरा पंजाबी वीलॉग जिसका आप लिंक ऊपर देख सकते हैं, उस पर मैंने तफसीली बातचीत की है सारे मौजू पर। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी पर बात नहीं की, मैंने बात की है कल्चर पंजाब का जो है उसके ऊपर बात की है इस पंजाबी वीलॉग के अंदर, कि कैसे पंजाब का जो कल्चर है वो रिस्पॉन्ड करेगा और कैसे मौजूदा ताकतवर हलकों और मौजूदा जो पार्टियां इस टाइम हुकूमत में, उनके लिए पंजाब के अंदर किस तरह की मुश्किलात आने वाले वक्त में आएंगी, क्योंकि आप पंजाब के कल्चर और सकाफत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। इस सारी डिस्कशन को सुनने के लिए आप ये जो लिंक दिया गया है पंजाबी वीलॉग का, इस पर जा सकते हैं। अब हम पहली खबर पर आते हैं। पहली खबर यह है कि आपको जैसे मैंने बताया कि अदलिया के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने एक फैसला दिया था परवेज़ इलाही साहब को छोड़ने का। हमारी इतलात ये हैं कि उनके ऊपर पहले प्रेशर था कि आप ये फैसला ना दें। उस प्रेशर के बावजूद उन्हें लगा कि कानून के मुताबिक ये फैसला देना चाहिए, उन्होंने दिया। साथ अदालती अमला दिया कि इनको घर पे छोड़ के आ जाए ताकि कोई गिरफ्तार ना करे। ऑर्डर्स में भी वाजे लिखा, लेकिन जस्टिस साहब के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा दी गई और परवेज़ इलाही साहब को सड़क पर रोककर लतीफ़ खोसा साहब को धक्के देकर निकाला गया। अदालती अमले को थप्पड़ मारे गए, फेंक दिया गया वहां सड़क के ऊपर गाड़ी से निकालकर, और परवेज़ इलाही साहब को खींचते हुए, धक्के मारते हुए, तौहीन करते हुए गिरफ्तार करके, तशद्दुद करते हुए गिरफ्तार करके ले जाया गया। बात तो ये गिरफ्तारी की है, और अगर 2-4 दिन के बाद कोई नया झूठा मुकदमा बना के भी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन इसमें 2 चीजें नजर आती हैं।
एक चीज़ तो ये नज़र आती है कि दानिशमंदी कहीं नहीं है, होश वाली बात इस टाइम कहीं नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई शख्स ये देखने के लिए तैयार हो कि इस मामले की रेमिफिकेशंस क्या होंगी, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। एक तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है कि पूरे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा दाना शख्स नहीं बैठा जो ये देखे कि अदलिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन तो फिर पाकिस्तान में रह क्या जाएगा। सदर ज़िया कहते थे कि आइन के सिर्फ 12 सफ़ात हैं, लगता है अब तो 12 भी नहीं रह गए, अब तो कोई 12 नुक्ते ही रह गए हैं और सिर्फ एक सफ़े के ऊपर 12 नुक्ते लगे हुए हैं और उसी को आइन कह दिया गया है। तो कहने की बात यह है कि ये जिसने भी फैसला किया है उसने असल में अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। इतनी डायरेक्ट बिलेटेंट जब आप ह्यूमिलिएशन करेंगे अदलिया की, जजेस की, तो फिर क्या होगा। आपको बताते हैं अंदर की स्टोरी। हुआ यह है कि जजेस ने एक सख्त किस्म की रिजेंटमेंट दी है। जजेस ने जो जस्टिस अमजद रफीक साहब और लाहौर हाई कोर्ट की तजलील की गई है उसके बारे में जजेस ने एक वाज़े पैगाम कल रात गए भेजा है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। रिपोर्टेडली हमें पता चला इस बात का और उन्होंने उन्हें कहा है कि हमें बहुत सख्त तशवीश है जिस तरीके से हम कानून के मुताबिक फैसले देते हैं और फिर उन फैसलों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, अदालतों की तौहीन की जाती है और बदकिस्मती से आला अदालत के जो आला ओहदेदार हैं वो अदालत की तकरीम के लिए उस तरीके से खड़े ना हो सके, उस तरीके से उन्होंने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। अब जजेस ने यह पैगाम भेजा है कि इन हालात के अंदर मजीद ऐसे फैसले करना और फिर उन फैसलों से तजलील करवाना जो है वो अदलिया के वकार के बहुत खिलाफ होगा। अब सारा जो वजन है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जजेस बहुत नाराज हैं। और अब ये हामिद मीर साहब के बकौल उनका ट्वीट अगर आप देखें तो बिल्कुल दुरुस्त ट्वीट है उनका कि अब ये लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और जजेस के दरमियान आ गई है। पहले तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अकेली थी, लेकिन अब जो अदलिया के ऊपर हमला किया है, जिस तरीके से अदलिया को आप ये कह दें कि बिल्कुल उनकी कोई इज्जत तकरीम रहने नहीं दी, आप ये कह दें कि उन्हें फेस सेविंग देने की भी कोशिश नहीं की गई। एक होती है ना सिर्फ फेस सेविंग दे देते हैं, मिनिमम हद पे आप झूठा ही सही लेकिन किसी किस्म का भरम रखते हैं, वो भी नहीं रहने दिया गया अदलिया का। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि अब जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या करते हैं, पूरी अदलिया क्या करती है। और वकीलों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया अब कि वकला अब अपनी पोजीशन को, अपनी बार और बेंच को, अपनी तकरीम को कैसे बचाते हैं। यहां आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में कोई भी और शोबा जो है उस पर आप एतराज कर सकते हैं कि वो झुक जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। वकला ने पाकिस्तान के 75 सालों में अगर किसी एक तबके ने यह साबित किया है कि उन्होंने दबाकर हमेशा आइन पर खड़े रहने की कोशिश की है तो वो पाकिस्तान के वकला है। अब इसके साथ दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं, वो सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि वो इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर थी, डेवलपिंग स्टोरी थी, जाहिर बात है, और हमें पता था कि वो खबर अनाउंस करने वाले हैं। कल एक्सप्रेस न्यूज के एक सहाफी जो एस्टेब्लिशमेंट का माउथपीस समझा जाते हैं, बहुत करीब हैं, उन्होंने कल जियो टीवी के ऊपर शाजिब खानजादा साहब के प्रोग्राम में अपीयरेंस दी और उसमें उन्होंने कहा कि सदर आज तारीख देने लगे थे, लेकिन फिर सदर हाउस के अंदर 2 अहम शख्सियात की उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर सदर साहब को बता दिया गया कि अगर आपने इलेक्शन की तारीख दी तो फिर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा, मामलात खराब हो जाएंगे। यहीं तक वो नहीं रुके, उन्होंने फिर अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया और ट्वीट जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने वो जो 2 अहम शख्सियात जियो टीवी पे कहा था वहां उन्होंने उनके नाम ले दिए। उन्होंने कहा कि वो आर्मी चीफ हैं और डीजी ISI हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के इतने करीबी एंकर जो हैं वो अपनी मर्जी से ये ट्वीट नहीं कर सकते, ना खबर दे सकते हैं, उनसे ये खबर दिलवाई गई है। दिलवाई क्यों गई है? ताकि सदर साहब के ऊपर वाज़े तौर पर प्रेशर आ जाए, उनको ये वाज़े पैगाम दे दिया जाए कि अब मैदान में हम खुल के सामने हैं, अब आप हैं या हम हैं, आपने अगर इलेक्शन की तारीख देनी है तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब देखते हैं सदर ममलकत क्या करने जा रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन तो यह है कि वो समझते हैं कि उनका आईनी रोल है और उनकी आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है तो वो इलेक्शन की तारीख हर सूरत देंगे। ये मेरी अभी तक की इंफॉर्मेशन है। बहरहाल जो भी इसमें डेवलपिंग स्टोरी हुई वो आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर ऑन अब्बास भप्पी साहब के बारे में मैंने आपको देनी थी। उनकी आपने वीडियो देखी, पार्टी छोड़ने की, पार्टी का ओहदा छोड़ने की और सियासत से अलहदगी इख्तियार करने की। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जब उन्हें अगवा किया गया उनको यह बता दिया गया कि आप पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ सकते, आपका कारोबार बंद कर दिया जाएगा, बाहर आपको कारोबारी तौर पर भी नुकसान दिया जाएगा, सियासी तौर पर भी नुकसान दिया जाएगा और आपको पूरी जिंदगी हम ये जिस अबडक्शन में आप हैं वहां से बाहर नहीं आने दिया जाएगा,
अगर आप ये ऐलान नहीं करेंगे तो खुशी का ऐलान नहीं है, ये उनसे ज़बरदस्ती ऐलान लिया गया है। और पार्टी, मेरा ख्याल है ऐसे तमाम लोग जिनसे ज़बरदस्ती बयान लिए गए हैं, ऐसे लोग भी थे जिनका पार्टी को पता है कि वो बड़ी खुशी से पहले से ही फैसला कर चुके थे पार्टी छोड़ने का, और मौका आने पे उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सख्ती की गई है, सख्ती मीन के उन्हें आगे से तमाम रोशनी बंद की गई कि आप बाहर कभी नहीं निकलेंगे, तो उन्होंने फिर मजबूरन इस बात का ऐलान किया। तो पप्पी साहब के साथ भी ऐसा ही मैटर हुआ, ये आपकी अर्ज करना था। एक और चीज़ जो मेरी ज़ात से रिलेटेड है वो आपके सामने रखनी थी। 2-4 दिन पहले हम अलबामा में गए थे, मैं, मोईद पीरज़ादा साहब और बहुत सारे काबरीन थे। वहाँ पर हैदर मेहदी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। वो पहली नशस्त में नहीं आ सके थे, शायद उनको फ़्लाइट नहीं मिली थी। दूसरी नशस्त जहाँ हम तकरीर कर रहे थे, वहाँ पर मुझे पहली दफ़ा उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई, और वहाँ पर जब वो तशरीफ़ लाए तो वो वहाँ तकरीर करना चाहते थे। मुझे नहीं पता क्या वजह थी, जो मुंतज़मीन थे उन्होंने उन्हें तकरीर करने का वहाँ मौका नहीं दिया। वहाँ मैंने भी तकरीर की, मोईद पीरज़ादा साहब ने भी तकरीर की, और उसके बाद शाम के वक्त एक डिनर था, और उस डिनर के ऊपर जब हम गए तो डिफरेंट गोल टेबल लगे हुए थे। एक टेबल पर मैं, मोईद पीरज़ादा साहब और दूसरे जो मेहमान अकाबरीन थे वो बैठे थे। जब हैदर मेहदी साहब लेट आए, तो वो थोड़ा सा लेट आए थे हम सब से, वो वहाँ तशरीफ़ लाए तो उस टेबल पर कुर्सी नहीं थी। मैंने वहाँ पर, वो बुज़ुर्ग हैं, उनका एहतराम है, मैंने वहाँ पर एक कुर्सी मंगवाई और उस कुर्सी के ऊपर उन्हें बैठने के लिए दावत दी और वो तशरीफ़ लाए। आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने 2-3 बातें की। वो मेरे से बड़े हैं, आजकल हमारे कॉज के लिए बोल भी रहे हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें कुछ चीज़ें रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने सोचा उनके लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे जर्नी के बारे में। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको मुझे ये चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करनी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि उस टेबल पर मैं उनके साथ इसलिए नहीं बैठा कि मेरी कहीं कोई तस्वीर ना आ जाए। तो टेबल पर तो मैंने आपको खुद बिठाया था, मैंने आपको इनवाइट किया था, कुर्सी लगवाई थी, जो होस्ट थे जिन्होंने वो होस्ट किया था, और साथ हम सारे लोग जो मेहमान थे वो बैठे हुए थे। कोई चेयर नहीं थी, आप गैराज में से खाना डालकर दरवाजे के सामने अकेले खड़े थे। मैंने अपनी नशिस्त से उठ के खड़े होकर आपको इन्वाइट किया था, वहाँ कुर्सी का अरेंज करवाया था और आपको बैठने के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आपका एहतराम लाजमी, हमसे बड़े हैं आप। दूसरी बात यह कि जब आप तकरीर के लिए मौका आया तो मुझे कहा गया पहले तकरीर करने का, मैंने कहा आप बड़े हैं, आप पहले तकरीर कीजिए, और फिर जाके आपने तकरीर की। उस मेज़ से आप उठ के चले गए, जहां मेज़ था उससे दूर परली साइड के ऊपर खड़े होकर माइक्रोफोन के ऊपर वो तकरीर करनी थी जहां पर आपने तकरीर की। आप मेज से उठ के चले गए, मैं और मोईद पीरज़ादा सारे वहीं बैठे रह गए माइक्रोफोन के ऊपर। वहां कोई स्टेज नहीं था, कॉर्नर में माइक्रोफोन पड़ा था जहां एक ही शख्स खड़ा होकर तकरीर कर सकता है। आप जब उठ के चले गए तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो बात आपने की कि मैं वहां से उठ के चला गया ताकि कोई तस्वीर ना आए, आप उठ के जा चुके थे तकरीर करने के लिए। हाँ, उसके बाद मैं उस टेबल से उठ के उसके करीब वॉक करता रहा। उसकी वजह यह है कि जब से मेरे पर तशद्दुद हुआ है, मेरी ये जो लेफ्ट लेग है उसका एक लिम्फ रप्चर्ड है, मैं बहुत देर बैठ नहीं सकता, और मेरा जो लिम्फ है वो जहाँ पर कनेक्ट करता है मेरी बैक के साथ वो स्वॉलन हो जाता है, उसमें दर्द शुरू हो जाती है। इसलिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन है कि मैं बार बार वॉक करता रहूं ताकि वो वार्म रहे और मुझे दर्द की शिद्दत कम हो। लेकिन मैं उस वक्त उस टेबल पर बैठा रहता या मैं उससे उठ जाता, उससे मेरा नहीं ख्याल तस्वीर खिंचती तो हमारी ही खिंचती, जो लोग हम बैठे हुए थे, मोहित थे और दूसरे। आप तो तकरीर कर रहे थे, और जब आप वापस आकर बैठे तो मैं तकरीर कर रहा था, और जब मैं तकरीर करने गया और मेरी तकरीर के बाद फिर दोबारा हम उसी टेबल पर बैठे रहे अगला आधा पौना घंटा, आप और मैं एक ही तकरीर पे। तो मुझे एक तो ये, आपको जाहिर बात है आप गलत बयानी तो नहीं करेंगे, बुजुर्ग हैं, ना ही आप झूठ बोलेंगे ना गलत बयानी करेंगे। मुझे लगता है आपको कोई सीरियस किस्म की कंफ्यूजन हुई, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मैंने वहां पर मौजूद पाकिस्तानियों को कहा अलबामा के अंदर कि आप कुछ ना कीजिए, आपने कुछ नहीं करना। आपको पूरी बात कॉन्टेक्स्ट के साथ बतानी चाहिए। मैंने इमरान खान साहब से एक बात सीखी जब मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ था कि लोगों को वो काम करने को कहें और करवाएं जिसकी उनमें एक्सपर्टीज़ है और जो वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जलसा या जुलूस होता था इस्लामाबाद या लाहौर में, तो मैं उनसे पूछता था कि रहीम यार खान से, राजनपुर से, फलां जगह से लोग कह रहे हैं हम कितने बंदे लेके आएँ। तो खान साहब हमेशा ये कहते थे मुझे कि जलसा हमेशा लोकल लोगों से होता है, बाहर से लाके दूसरी तरह की पार्टीज वो जलसा करती हैं। उन लोगों को कहें जब आपके यहाँ जलसा होगा तब आप कीजिएगा, अभी फिलहाल आप अपने इलाकों के अंदर जो एक्टिविटी करनी है करें। यहां पर इतनी दूर अगर आप
आना चाहते हैं कोई एक बस दो बसें कि आपका दिल है जलसे में आने के लिए आएं, लेकिन प्रॉपर पूरी भारी भरकम आवाम को तंग ना करें इधर लाने के लिए। आ जाएंगे वर्कर हमारे, क्योंकि हमारे वर्कर बहुत कमिटेड हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलात होंगी। और खान साहब हमेशा कहते थे कि हमारे जलसे में लोकल लोग ही इतने आते हैं कि उसकी जगह नहीं रहती। तो जब डॉक्टर्स ने बार बार मेरे से पूछा, और अमेरिका में मेरे से बार बार पूछते हैं डॉक्टर्स भी और दूसरे लोग भी कि हम क्या करें, अब इन सब का मुझे पता है, इनके बच्चे यहां पढ़ते हैं, इनकी नौकरियां यहां पर हैं। मैं जाहिर बात है उनको कोई ऐसा फनेटिक आइडिया नहीं दे सकता कि आप नौकरी से इस्तीफा दें, बच्चे छोड़ें और पाकिस्तान चले जाएं। मैं उनको हमेशा, वो मुझसे हमेशा पूछते हैं हम पाकिस्तान के अंदर क्या करें। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर तो वो कुछ नहीं कर सकते, बाहर बैठ के कर सकते हैं। तो उस तकरीर में भी मैंने पूरी डिटेल के साथ ये बात की कि आप लोग वो काम ना करें जो आप नहीं कर सकते, उसमें उसकी तरफ बहुत ज्यादा परेशान ना हो, जो आप कर सकते हैं वो करें। और मैंने उन्हें 1 2 3 4 5 चीजें बताई वो क्या कर सकते हैं। एक तो मैंने उन्हें कहा कि जो हमारा वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछे फंसा हुआ है, उनके जो वकला हैं उनकी मदद करें, वकला की डायरेक्टली। आपको पता है इलाकों में, रिश्तेदारों में सबको पता है कौन सा तहरीक इंसाफ का वर्कर अंदर है, उसके घर वालों की किसी तरह से मदद करें उस वर्कर की, उसके वकील की किसी तरह से मदद करें, उसकी जमानत करवा सके। तो मैंने कहा एक तो आप पाकिस्तान के अंदर ये करें। दूसरा मैंने उन्हें कहा कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं पाकिस्तान के अंदर और यहां, उनको मोटिवेट करें कि वो पाकिस्तान के अंदर निकलें, वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ करते हैं। और यहां पर मैंने उन सबको कहा कि आप जो है वो पाकिस्तान, जो अमेरिका है इसके अंदर आप बहुत सारी और जगहों पर ऐसे इवेंट्स करें, पाकिस्तानियों को बुलाएं। और फिर मैंने उन्हें कहा कि जो आपके गोरे दोस्त हैं तमाम, या दूसरे दोस्त हैं इन इलाकों के अंदर, वो उनके साथ बात करें, उनके साथ पाकिस्तान में जमहूरियत के हालात, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात करें, ताकि एक अवेयरनेस आए पूरी दुनिया में जो इमरान खान के साथ हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तो मैंने उन्हें ये वाली बातें बताई। मैंने उन्हें कहा कि आप ये फिक्र ना करें कि आपने वहां जाकर कुछ करना है, क्योंकि आप यहां से बैठ के वहां जाकर कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी यहां फैमिलीज हैं, जॉब्स हैं, आपकी कमिटमेंट्स हैं। यही मैंने इमरान खान से सीखा है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यही मैंने उन्हें तलकीन की है। मैंने उन्हें यह बिल्कुल नहीं कहा कि आप कुछ ना करें पाकिस्तान में। अगर मैंने उन्हें यह कहना होता तो इसी इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर काजी और डॉक्टर आसिम और दूसरे अकाबरीन जो वहां थे, उन्हें मैंने जाती तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि उनका करीब तरीन बड़ा शहर अटलांटा है, जिसके अंदर अभी तक कोई बहुत बड़ी उस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व होइए और अटलांटा के अंदर एक बड़ा कोई चीज बर्पा कीजिए पॉलिटिकली, ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कैसे हो रही है, जिससे उन्होंने अग्री किया और अब वो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम सब जल्द ही अटलांटा के अंदर इकट्ठे होंगे और वहां से भी ये करेंगे। अभी अगले ही हफ्ते 10 तारीख को मैं लॉस एंजलिस जा रहा हूं और वहां पर भी हम एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ऑल द वे 6 घंटे की फ्लाइट है, सेहत मेरी ठीक नहीं होती, आपको पता है मेरे जो इश्यूज हैं, मेरे तशद्दुद के बाद से उससे इतनी लंबी मेरे से फ्लाइट्स ली नहीं जाती। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान से यहां पहुंचा हूं, कोई एक दिन नहीं है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कोई एक दिन जिस दिन मैंने छुट्टी की हो इमरान खान के लिए या अपनी पार्टी की कॉज के लिए काम ना किया हो। ये 2 चीजें बतानी थी। तीसरी चीज उन्होंने कही जो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उन्होंने कही कि पाकिस्तान से बाहर कोई बंदा भी मौजूदा आर्मी चीफ और DGSI की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। इन्फर वो कर रहे थे कि मैं उनकी इजाजत के साथ आया हूं, तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा वो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं किसी सूरत, क्योंकि वो इस कॉज के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार इस कॉज के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता जिससे वो हर्ट हो। मैं यही समझ सकता हूं कि जो भी उन्होंने बात की किसी गलत फहमी की बिना पर की और उनकी ये बात की इजाजत से ही आए होंगे। तो उसका मुझे एक ही जवाब है, जो इजाजत से कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर पूरी बदमाशी के साथ रह रहे हैं। सिर्फ आपने एक बयान देना है या चुप रहना है, या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या चुप रहना है, तो आपको कोई टच नहीं करेगा, आपके कोई मुकदमात नहीं होंगे। मेरा हुजूर वाला यहां आने के बाद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका है। मेरे बैंक्स के अंदर जो भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे पाकिस्तान के अंदर वो ब्लॉक हो चुके हैं, मैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी प्रॉपर्टी जो है उसको जो अदालत है वो साथ अटैच कर रही है, जो भी मेरी सेविंग्स थी मेरे ऊपर, जो भी यहां पर मोहित पीरजादा आपको पहले से बता चुके हैं कि अमेरिका के अंदर 3 लोगों का नाम भेजा गया है वहां से, शाहीन सहबाई साहब का, मोहित पीरजादा साहब का और मेरा, कि इनको चुप करवाएं किसी तरीके से। इनको जब तक आप चुप नहीं करवाते हमारा मसला हल नहीं होता। तो मेरा मसला सिर्फ एक है। आपने एक और बात कही कि मैंने कहा कि मैं फौज के बारे में ये बात नहीं करना चाहता, मैं फौज के बारे में वो बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी हर तकरीर में फौज का जो
सियासी किरदार है उसके ऊपर सख्त तरीन तनकीद करता हूं। जनरल बाजवा ने जो पाकिस्तान के अंदर गंद डाला, मैं उसके ऊपर सख्त तरीन तनकीद करता हूं। मौजूदा मिलिट्री की जो टॉप ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो जो इंसानी हकूक के खिलाफ जो भी बात होती है उसके ऊपर सख्त तरीन बात करता हूं। लेकिन एट द एंड मैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरी और आपकी पोजीशन फर्क है। आप फ्रीलांसर हैं, मीन आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैज आपके ऊपर नहीं लगा हुआ। आप अपनी मर्जी से खुलकर जो दिल करता है वो बात करते हैं। मुझे अपनी पार्टी पॉलिसी को देखना है। मेरी पार्टी पॉलिसी और मेरे लीडर की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी फौज के खिलाफ नहीं है। हम फौज के गैर आईनी किरदार के खिलाफ हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा एक एक सिपाही जो कुर्बानी देता है, जो हमारा एक एक सिपाही जो है वो शहीद होता है, हमारे ऑफिसर्स की फैमिलीज, हमारी फौज, हमें एक तगड़ी फौज चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सोच है और उन्होंने बहुत दफा वाज़ेह तौर पर यह कहा हुआ है कि मुझे एक तगड़ी फौज चाहिए और फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। इसलिए आपने मुझे, जब से मैं अमेरिका में आया, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपने मुझे बहुत दफा मदऊ किया, डायरेक्टली भी राब्ता किया, इनडायरेक्टली भी राब्ता किया बहुत सारे लोगों के थ्रू कि मैं आपके साथ यूट्यूब पे बैठ के बात करूं या आपसे बात करूं। मेरा कोई इनकार करने की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि आप बिल्कुल बहुत बहादुर हैं, मेरे से ज्यादा बहादुर होंगे आप, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं। मेरे से ज्यादा बोल्ड हैं, मेरे से ज्यादा कुर्बानी भी दी होगी, आपकी फैमिली ने भी मेरे से ज्यादा कुर्बानी दी होगी। पाकिस्तान के अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टी भी इस टाइम जो है वो कन्फिस्केटेड होगी, आपके रिश्तेदारों के ऊपर भी वहां पर मसाइल होंगे, आपके साथ काम करने वाले लोगों के ऊपर भी वहां मसाइल होंगे। आपने मेरे से डेफिनेटली ज्यादा तशद्दुद भी सहा होगा, कुर्बानी भी दी होगी। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन आपको मेरी राय का इस सूरत में एहतराम करना होगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर करें कि मुझे यह फैसला करने दें कि मैंने कहां पर बैठ के बात करनी है और कितनी करनी है। मैं बिल्कुल आज के जो ISI चीफ हैं या आज के आर्मी चीफ हैं, उनका जो भी रोल इस टाइम इमरान खान साहब के हकूक को पामाल करने का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस पर मैं बड़ा खुल के हर जगह पर बात करता हूं, तकरीर करता हूं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं कोई ना कोई एक्टिविटी नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम आप क्योंकि फौज में रहे हुए हैं, आप एक एक्स फौजी हैं, ऑफिसर हैं, आप फौज को और तरह से बात करते हैं, आप फौज की मैकेनिज्म पे और तरह से बात करते हैं, आप फौज के इदारे के बारे में और तरह से बात करते हैं। मेरी ना तो फौज के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग है, ना मैं बात करता हूं। तो इसलिए आपका ये इन्फ्रेंस करना कि मैं वहां से किसी की इजाजत से आया हूं, तो उसका मेरा सिर्फ आपको इतना ही जवाब है कि इजाजत से तो फिर आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इजाजत तक मामला पहुंच गए थे तो मैं वहां बहुत सारे फिर रहे हैं दोस्त जो बड़ी आसानी से फिर रहे हैं और रेस्टोरेंट्स के अंदर देखे जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ शादियों पर जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो वहां पर, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। तो मुझे फिर बाहरी दफा होने की, यहां आने की क्या जरूरत थी? सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस मेरे पास, तो जब मैं यहां आया हूं तो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खत्म कर चुका था, यहां कुछ भी नहीं था, यहां दोबारा से सब कुछ शुरू कर रहा हूं। तो मुझे फिर दोबारा एक दफा ओवरसीज बनने की क्या जरूरत थी? मुझे वहीं रहना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर मैं आ ही गया था उनकी इजाजत से, तो यहां आके तो मुझे उनकी तारीफों के फिर कलाबे मिलाने चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे काकड़ साहब के कलाबे मिलाने चाहिए, मुझे उनके जितने हवारी हैं उनके कलाबे मिलाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है अवाम को नजर आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। बहरहाल एट द एंड आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपको मेरी जरूर कोई बात बुरी लगी होगी जाती हैसियत में, या मैं वैसे आपको कोई ऐसी तशनीगी होगी मेरे बारे में कि आपने ये बातें की। अवाम क्योंकि तमाम चीजें सुनती है, मुझे, आपको, मोहित पीरजादा को, साबिर शाकर को, आदिल राजा को, और अवाम समझती है कि हम तमाम लोग इस टाइम जो भी मामला ये चल रहा है इसके अंदर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता था कि आपकी जो बातें हैं उससे लोग कुछ भी इन्फर करें। आपने कहा कि वहां पर मुझे लोगों ने उमर शरीफ कहा कि मैंने बहुत हंसाया, ये आपकी जायज़ बात है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये सच्ची बात आपने की कि मुझे बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपकी तकरीर से हमें आज उतना मज़ा आया जितना उमर शरीफ साहब को देख के आता था। मेरी आदत है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इतनी मज़ाहिया बातें ना किया करें, आप सियासतदान हैं, आप एक बड़ी सीरियस तकरीर किया करें। मैं बिल्कुल सियासतदान नहीं हूँ, मैं ना कभी अपने आप को समझता हूँ। मैं एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर रहूँगा, फैसलाबादी हूँ, विट मेरे अंदर है। मुझे अपने गम के ऊपर भी जो है वो मज़ाक के साथ बात करनी होती है। मुझे यही लगता है कि हंसना ही ज़िंदगी है, जितनी भी मुश्किल हालात हों, और यही मैंने इमरान खान से भी सीखा
और उनके साथ काम करके देखा है। जितनी हिस्से मज़ा उनकी ज़बरदस्त है। मुश्किल तरीन हालात में, किसी दिन वाक़या सुनाऊंगा, एक दफ़ा हमारा जहाज़ ऑलमोस्ट गिरने लगा था, हवा में थे, हम दोनों ही थे और पायलट थे, जारी बात है साथ। हम बुलंद तरीन जेट में थे तो बहुत ऊंचे थे और छोटा जेट था तो ऑलमोस्ट गिरने के करीब थे। तो खान साहब को वहाँ पर भी एक जोक याद आया था। तो उनसे मैंने सीखा मुश्किल जितने भी हालात हों, मज़ाक के साथ जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके साथ उन चीज़ों को लेना चाहिए। तो नो हार्ड फीलिंग फॉर हैदर मेहदी साहब, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। जो 2-3 चीज़ें मुझे लगी कि उन्होंने उस पर कोई ऐसी बात की जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है, वो मैंने आपके सामने रख दी। इसके साथ ही अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।